प्रादेशिक आर्यवीर दल के प्रधान संचालक गुरुवर स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, तपोनिष्ठ आचार्य बलदेव जी, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य जी, श्री मुंजाल साहब, श्री नारंग साहब, मंच पर उपस्थित सन्यासीगण, विद्युत मंडल और यहाँ पंडाल में उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, प्यारे आर्य वीरों और आर्य वीरांगनाओं, आज के इस सम्मेलन में बोलने के लिए मुझे जो विषय दिया गया है, मेरा विषय है आर्य वीरों का समायोजन व कार्यक्रम। आर्य वीर दल की उपयोगिता, वर्तमान परिवेश में आर्य वीर दल की आवश्यकता, आर्य वीर दल का इतिहास, आर्य वीर दल का वर्तमान और आर्य वीर दल के भविष्य पर भी काफी कुछ चर्चा यहां पर हो चुकी है। इसलिए किसी विशेष भूमिका में न जाते हुए सीधा अपने विषय पर अपने विचार केंद्रित करता हुआ मैं अपने विचारों को 3 बिंदुओं में केंद्रित करना चाहूंगा। जब हम आर्य वीरों के समायोजन की बात करते हैं तो आर्य वीरों को 3 स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस 3 समायोजनों को मैं 3 चुनौतियों के रूप में देखता हूं। पहली चुनौती आर्य वीर को उसके पारिवारिक परिवेश से उत्पन्न होती है और दूसरी चुनौती सामाजिक चुनौती होती है, तीसरी चुनौती सांगठनिक चुनौती होती है। और 3 ही स्तरों पर प्रत्येक आर्य वीर को समायोजन करना पड़ता है। आज यह एक स्थापित सत्य है कि आर्य वीर दल में जो युवक आते हैं वो किसी बंगले या कोठियों से निकल कर नहीं आते। वो यदि आते हैं तो झोपड़ियों से निकल कर आते हैं, कच्चे मकानों से निकल कर आते हैं, उन परिवारों से निकल कर आते हैं जिन परिवारों को शाम को कई बार पेट पर पट्टी बांधकर अपना गुजारा करना पड़ता है। और जब ऐसे परिवेश से, ऐसे पारिवारिक परिवेश से निकलकर कोई आर्य वीर दल की शाखा में दीक्षित होने के लिए आता है तो उसके सामने सबसे पहले एक अपने अस्तित्व के लिए प्रश्न खड़ा होता है। उसका पारिवारिक परिवेश उसे अनुमति नहीं देता कि वो नियमित 1 या 2 घंटे निकालकर अपने व्यस्त जीवनचर्या में से, जहां वो 1-2 जून की रोटियां कमा सकता है, उस समय में से आर्य वीर दल को कुछ समय दे सके। लेकिन यह हमारे शिक्षकों का, हमारे वैदिक सिद्धांतों का आकर्षण है कि वो ऐसे आर्य वीरों को भी अपने उन सिद्धांतों से, अपने उन विचारों से आकर्षित कर पाने में समर्थ होते हैं। जब ऐसे आर्य वीर थोड़े से संस्कार लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित होती है और जहां उन्हें सबसे बड़ा जीवन का समायोजन करना पड़ता है वह है सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन को मैं 2 भागों में बांटता हूं। एक उनका आर्थिक समायोजन है और दूसरा उनका सांस्कृतिक समायोजन है। जब ऐसा आर्य वीर आज के जैसे परिवेश में, जब आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अपनी परंपराओं को तोड़ना एक फैशन बन चुका है, हमको अगर अपना आधुनिक एक खुले विचारों का व्यक्ति कहलाना है तो इस चीज का सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना पड़ता है कि देखो हम अपने विचारों में कितने स्वच्छंद, कितने निरंकुश हैं। और जब ऐसे वातावरण में एक संस्कारित आर्य वीर इस बात को कहने के लिए जवान खोलता है कि मैं उस वैदिक परंपरा में विश्वास रखता हूं, उस पुरातन संस्कृति में विश्वास रखता हूं जिस संस्कृति पर चलकर इस देश ने कभी जगत गुरु का दर्जा प्राप्त किया था, तो उसी क्षण वह एक पिछड़ी सोच का, एक कूपमंडूक विचारधारा वाला व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। और उसके सामने सबसे बड़ा संकट उपस्थित होता है एक सोशल आइसोलेशन का। इस सोशल आइसोलेशन की सिचुएशन को वह किस प्रकार से काउंटर करता है, यह उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। जहां पर एक रोल आता है संगठन का, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। और दूसरा चुनौती सबसे अधिक उसके सामने आती है। आर्य वीर दल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी आर्य वीर दल का, आर्य वीर दल की शाखा में जो जीवन हुआ करता है वो 3 से 4 साल के बीच हुआ करता है। एक किशोर आर्य वीर दल में आता है, जब वो युवा होता है तो उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है
और जब पूरा समय वो अपना आर्यवीर दल की शाखा में दंड बैठक लगाने में व्यतीत कर देता है, उसे पता ही नहीं लगता कि कब उसके जवानी के क्षण जा चुके और उसके कंधों पर एक इस तरह का बोझ आ पड़ा कि उसे अपनी जीविका की व्यवस्था करनी है। आर्यवीर दल में आने वाले बच्चे आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते कि अपनी प्रतिभा के न्याय करने के साथ वो अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को व्यवस्थित करने की चुनौती को स्वीकार कर सकें। ऐसे समय में उन्हें आवश्यकता होती है फिर से एक सांगठनिक ढांचे की। आर्यवीर दल ने इस जिम्मेदारी को पहचाना है। आर्यवीर दल ने इस बदले हुए परिवेश में अपनी भूमिका को पहचाना है और इसके लिए आर्यवीर दल ने कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जहां पर आर्यवीरों को उनके शारीरिक विकास के साथ साथ उनके सांसारिक विकास के लिए, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाने की एक योजना बनाई है और कई जगह वो कार्यक्रम प्रारंभ भी हो चुके हैं। लेकिन इस चुनौती को भी स्वीकार करके जब एक दृढ़ संकल्प के साथ कोई आर्यवीर वैदिक संस्कृति के झंडे को लेकर आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक और चुनौती उपस्थित होती है और वह चुनौती होती है उसके सांगठनिक समायोजन की। अगर मैं इस समायोजन की चर्चा यहाँ पे करूँगा तो मेरे और आप लोगों के बीच में से बैठे हुए कई लोगों के जहन में थोड़ी सी उत्तेजना पैदा हो सकती है, लेकिन यदि हमें इस समायोजन की चर्चा समग्रता में करनी है तो मुझे इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। ओम। जब एक आर्यवीर एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ता है और उसकी प्रतिभा और उसका यश जब चारों ओर बढ़ने लगता है तो कई सारे लोगों को एक हलचल पैदा होने लगती है, एक बेचैनी पैदा होने लगती है और वहां पर प्रारंभ होता है संगठन के अंदर व्यक्ति का बहिष्कार, जहां पर संगठन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे परिवेश से आए हुए आर्यवीरों को जिनके पास ना आर्थिक संसाधन है, जिन्होंने अपना ना उनका एक ऐसा सामाजिक पारिवारिक परिवेश है जो किसी भी चुनौती में सामना करने के लिए उनके साथ खड़ा होता है, ऐसे में जब उसे संगठन के संबल की आवश्यकता होती है, पता लगता है कि जिस संगठन के बूते पर वह अपने जीवन में एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ाता, वह संगठन कहीं उसे मदद कर पाने में शायद अक्षम महसूस कर रहा है। ऐसे समय में उसका हतोत्साहित होना स्वाभाविक हो जाता है। बंधुओं, मैं यहाँ पर इन 3 समायोजनों के साथ उस एक कार्यक्रम की 1 मिनट में चर्चा यहाँ पर करूँगा कि हम अपने आर्यवीरों को ठीक है कि शारीरिक रूप से सक्षम बनाएं, शारीरिक रूप से सबल बनाएं, सांस्कृतिक रूप से सबल बनाएं, लेकिन आज मार्केटिंग का जमाना है और आज मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है। आप कितनी चकाचौंध अपने कार्यक्रमों में पैदा करते हैं, कितनी अपीयरेंस उनको दे पाते हैं। आज क्वालिटी की वैल्यू नहीं है, आज अपीयरेंस की वैल्यू है। कितनी अपीयरेंस आप अपने उसमें दिखा पाते हैं, कितनी चकाचौंध दिखा पाते हैं, कितना आकर्षित अपने विचारों से और अपनी योजनाओं से, अपने कार्यक्रमों से प्रभावित कर पाते हैं, उतना ही आपकी मार्केट में स्थापना है। Buy one get one, इस तरह के कार्यक्रमों को आज हमें अपने आर्यवीर दल की कार्यशैली में अपनाना होगा। हमें अपने कार्यक्रमों को रोजगारोन्मुख बनाना होगा। हमें अपने आर्यवीर से जुड़ने वाले युवकों की रोजी रोटी की व्यवस्था करनी होगी। तब जाकर कहीं हम आर्यवीरों के समायोजन की बात कर सकते हैं, उनके आर्यवीरों के आर्यवीर दल में भर्ती की बात कर सकते हैं और भविष्य में आर्य समाज के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।